नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। उसके ऊपर हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा 3 बजे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे और इसकी डिमांड करते रहे। लगता है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने, हालांकि मैं आलाकमान शब्द के प्रयोग से बचता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज को देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों ने अक्षरशः सुन लिया है। और हमने ये गुहार लगाई थी, हमने ये गुहार क्या, हमने ये उनसे डिमांड की थी। हमने अपनी तरफ से उनको पुकारा था, उनसे कहा था कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है और इस ठीक काम को, इस गलत काम को अगर कोई कर रहा है, आपके देख-रेख में अगर हो रहा है, तो आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। और उन्होंने हमारी बात को सुन ली। हमने बात की थी महाराष्ट्र में हो रहे पाप की, महाराष्ट्र में चल रहे पाप गाथा की। और वो पाप गाथा रुक नहीं रही है। और वो तो हद तब हो गई जब पिछली बार विधानसभा में, अभी हाल ही में वो सत्र बीता है, जब, हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने मजाक में कहा है, लेकिन मजाक में भी उस व्यक्ति के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि आप हमारे साथ चले आइए। उन्होंने सारे अपमान को भुला दिया, उनकी सारी टिप्पणी वो लोग भूल गए। जूते से मोदी की तस्वीर की पिटाई की स्वयं उद्धव ठाकरे ने, स्वयं जूते से पिटाई की थी, उसको भी भूल गए। और जो एफिजी बर्न किया जा रहा, जो पुतला जलाया जा रहा था, उस जलाने के पहले कोई कार्यकर्ता जूते से इस तरह की घटना को अंजाम देता तो फिर भी लोग मान लेते। अकेले सिर्फ उद्धव ठाकरे ने जूते से पिटाई की, स्वयं जूता अपने हाथ में लेकर के। आज तक हमने किसी इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जो अध्यक्ष हों और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसका बेटा मंत्री रह चुका हो उसके कैबिनेट में, मैंने आज तक 25, 26, 27 साल के अपने पत्रकारीय करियर में कभी मैंने नहीं देखा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रह चुका हो, वो व्यक्ति जूते से किसी अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रहार करे। ये दर्शाता है उस व्यक्ति की मानसिकता। वो व्यक्ति जो कहे या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, और खुलेआम कह रहे हो, बिगुल फूंक रहे हो कि अब हमारे तुम्हारे बीच में दुश्मनी दुनिया देखेगी, और या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या हम रहेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या अनर्गल टिप्पणी इस दोनों बाप बेटे ने की, और इसके भाई ने भी की, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और हद तो तब हो गई जब इस ठाकरे ने जूते निकाल करके सरेआम तस्वीर पर अपने हाथ से जूते लगाया। भूल गए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सब बात भूल गए। ये भी भूल गए कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने मातोश्री आने पर मजबूर किया। ये भी भूल गए। ये भी भूल गए कि उन्होंने उनको बाहर में बिठा दिया। ये भी भूल गए और सदन में कहा कि आप हमारी तरफ आ जाइए। मजाक में भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के राजनीतिक ओपोनेंट को मजाक में भी कोई कैसे कह सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे को तैसा का व्यवहार करना चाहिए,
लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहते, आपको अपने स्वाभिमान का भान होता, आप अहंकारी हो जाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने अपने स्वाभिमान की तिलांजलि दे दी। आपने ये परवाह नहीं की कि ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या राय रखता है। ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री भी, आपके पार्टी के नेता तो हैं ही हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, दूसरे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। फिर भी आपने उन्हें कहा आप हमारे तरफ आ सकते हैं, और उसके बाद कहा ही नहीं, दूसरे दिन तस्वीर भी खिंचा ली, 40 मिनट तक बातचीत भी कर ली, गुप्त बैठक भी कर ली। इसके ठीक पहले आपने एक फिलर दिया था, और तब पुणे में जाकर के देश के गृह मंत्री ने कहा था कि दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, और गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। और गद्दार शब्द सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए प्रयोग किया गया था गृह मंत्री की तरफ से। उस गद्दार को तब भी गृह मंत्री ने आपको संकेत दिया था, तब भी आपने बात नहीं मानी। उसके बाद आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं सदन में, और आप अभी आदित्य ठाकरे के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? आप केंद्रीय गृह मंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को ये नहीं बतला सकते आप कि साहब ये कृत्य किया है इसके बेटे ने, ये बाला साहब ठाकरे की कि ये संतान के रूप में दिखते नहीं हैं, इनका जो आचरण है वो इस तरह का है, इनके पोते का आचरण इस प्रकार का है। ये ब्रीफ तो कर सकते थे आप, नहीं किया। और बल्कि मैं समझता हूं कि गुमराह करने की पूरी कोशिश की परमवीर सिंह के इशारे पर। यह गलती किसकी है? और आप समझ रहे हैं कि बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं आप, चतुर सुजान हैं। आप चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। अगर आप चतुर राजनीतिज्ञ होते तो आप कम से कम इस प्रकरण में, दिशा सुशांत के प्रकरण में सत्य के साथ खड़े होते। और आज 15 अगस्त को मैं ये बात कह रहा हूं, सुबह से लेकर अभी तक उनके पिता से मेरी बात हुई, परेशान है आर्थिक रूप से वो। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम मदद कर रहे हैं। आप एक अबला पिता, एक असहाय पिता, आपके नजर में कोई महत्व नहीं रखता। हमारे प्रधानमंत्री बेटियों की सुरक्षा के लिए आज लाल किले के प्राचीर से कितनी बातें की, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी चतुराई कहां गायब हो जा रही है? आप बार बार इस पिता पुत्र को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, बार बार न सिर्फ लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं बल्कि उनको आप संतुष्ट भी कर रहे हैं। तो ये कोई आलाकमान स्वीकार नहीं करेगा। और हमने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया था कि महाराष्ट्र की का जो शासन है, प्रशासन है, वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, और इसके शीर्ष पर बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस का रवैया ठीक नहीं है, उनकी पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। झूठी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, झूठा हलफनामा दिया जा रहा है, और गद्दार को लीज ऑफ लाइफ दिया जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो आपके साथ गद्दारी किया, इसलिए कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, उसने कानून का गला दबोचा है, उसने कानून के बांह को मरोड़ा है, और उसको आप लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, उसको आप बचा रहे हैं, उसको आप संरक्षित कर रहे हैं। किसके कहने पर कर रहे हैं? किस पुलिस वाले के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्यों बचाना चाहते हैं उस भ्रष्ट पुलिस वाले को? आपको मालूम है कि यह केस खुलेगा तो बहुत सारे आपके चहेते जेल जाएंगे। और आप ये इस गलतफहमी में मत रहिए कि अदालत में वक्त वक्त मिलता रहेगा, तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी और आप बच जाएंगे। आपके सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। मोदी के आड़ में बचने की जो ये खेल खेला जा रहा है ना, इसको खेलना बंद कर दीजिए।
मोदी एक दूसरे व्यक्तित्व हैं, लेकिन मोदी को सामने रख करके सारे पाप धुल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। ऐसा चलने वाला नहीं है। और यही मैंने आग्रह किया था प्रधानमंत्री मोदी से कि आपको सामने रख करके, क्योंकि आप पर देश का भरोसा है, देश आप पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि आप सामने से स्वीकार करते हैं, अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं। यह मादा बड़े दिनों बाद भारत के किसी नेता में देखने को मिल रहा है और साफ साफ कहते हैं कि गलतियां हो सकती हैं मुझसे, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि गलती आपसे हो सकती है। मैंने कोविड के जमाने में उस व्यवहार पर मैंने विरोध किया, लेकिन मैंने विरोध इसलिए किया क्योंकि आपको सही जानकारी ये माफिया नहीं दे रहे थे। और आज आप इस बात को समझ गए हैं। कुछ अच्छी बातें हुई कोविड के दौर में, आपने बचाने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने आपको तलवार के धार पर खड़ा कर दिया था। चलते तो कटते, रुके रहते तो कटते। उस एक प्रकरण को छोड़ दिया जाए तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप। देश को शक्तिशाली बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपने तरफ से पूरी नियत के साथ आप काम कर रहे हैं। और एक जो प्रकरण दिशा और सुशांत का है, उस पर जो मैंने आपसे गुहार लगाई, आपने सुन ली उस बात को। मित्रों, पावर गैलरी से जानकारी मिली है, मुझे मोदी जी ने फोन नहीं किया वैसे, और ना ही अमित शाह जी ने, लेकिन पक्की जानकारी है कि पजामे में रहिए और ये सब जो आप कृत्य कर रहे हैं ना, चेक एंड बैलेंस का, और अपने को समझ रहे हैं कि बड़े खिलाड़ी हैं, इस तरह की राजनीति करना छोड़ दीजिए। एकनाथ शिंदे को डराने के लिए ये उनके धुर विरोधी, उनके दुश्मन से फोटो खिंचवाते हैं और इसको चतुराई कहते हैं। ये राजनीतिक चतुराई बहुत दिनों तक चलती नहीं है, बहुत दिनों तक नहीं चलती है। तकनीक के जमाने में है, ये 70s 80s का दौर था। इस तरह की चतुराई के लिए, इस तरह की राजनीतिक चतुराई के लिए 70s 80s एक माकूल वक्त हुआ करता था, जब लोगों के पास सूचना जल्दी से नहीं पहुंचती थी। और जब आज सूचना जब जल्दी पहुंचती है तो उसका विश्लेषण भी जल्दी होता है, और फिर विश्लेषण होने के बाद सही और गलत का आकलन हो जाता है। आज आप उस दौर में नहीं है माननीय फडणवीस जी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा तो कोई तीसरा बोलेगा, तीसरा नहीं बोलेगा तो कोई चौथा बोलेगा, लेकिन बोलेगा। तो इस गलतफहमी को, आप सभी राजनेता से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इस गलतफहमी को हटा लीजिए। तकनीकी हाईवे पर खड़े हैं आप, सब कुछ दिख रहा है। अगर छुपके भी मिलेंगे तब भी आप सीसीटीवी के घेरे में आएंगे, तब भी कोई ना कोई मोबाइल आपको कैच कर लेगा, तब भी किसी न किसी कैमरे की आंख आपको पकड़ लेगी। तो यू आर ऑलवेज इन सर्विलांस। इस गलतफहमी में मत रहिए कि 70s 80s में किससे कब मिल लिया, कोई चाल चल दी, उसको पजामा में लाने के लिए इधर मिल दिया, और अपने अपोनेंट को, जिनको आप डराना चाहते हैं, जिनको भयाक्रांत करना चाहते हैं, उन तक संदेश पहुंचा दिया, और वो डर गए बेचारे कि उनके साथ जा सकते हैं, चलो भाई सरेंडर कर देते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी उनके परिवार के, उनका पुत्र, उनकी पुत्रवधू हाल ही में लंच पर मिले, और उनकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। इस तस्वीर के बाद, और वो खाली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए थे, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे थे तो उनके पुत्र के बारे में, उनकी पुत्रवधू के बारे में सब कुछ याद था, सब कुछ याद था। उनके परिजन के बारे में सब कुछ मालूम था प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ यह संदेश भेज दिया देवेंद्र फडणवीस को कि बहुत ज्यादा आप ठाकरे के साथ गुलदस्ता लेने से बाज आइए, और साफ साफ संदेश भेजा
इस तस्वीर के माध्यम से कि एकनाथ शिंदे बुरे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, बुरे वक्त में। और जैसा उनको हमने कहा उन्होंने स्वीकार किया, कोई बगावत उन्होंने नहीं की। अब आप कह लीजिए कि नहीं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है बगावत करने की। ये सब राजनीतिक चालबाजियां होती हैं। अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे हट सकते हैं आपसे। आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? मराठा नेता हैं एकनाथ शिंदे और बहुत मजबूत लीडर हैं। और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने अगर विचारधारा के साथ समझौता समझौता किया तो सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं वो शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और इसीलिए उनको अब शिवसेना का असली सिंबल भी मिल गया, तीर कमान। तो वो सिंबल भी जाता रहा एकनाथ शिंदे के पास और वो सिंबल अब जो शिवसैनिक अपने को कहते हैं उद्धव ठाकरे उनके पास नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया और इस समझौते के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब वो उनके साथ रह नहीं सकते और उस दौर में वो अपनी पार्टी को तोड़ करके अपने ऊपर गद्दार का तोहमत लेकर के आपके साथ बने हुए हैं और आप उनको आंख दिखा रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं। और इस कुकृत्य करने वाले बाप बेटे को, जिसका कुकृत्य जगविदित है, पहला कुकृत्य किया जब ये चुनाव अलायंस में जीत करके आए, उसके बाद आपकी पार्टी को सरेआम छाती में खंजर भोंका, पीठ में नहीं, सामने से खंजर भोंका और कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो आपका अलायंस तोड़ूंगा। और अलायंस तोड़ दिया इस शख्स ने और विपरीत विचारधारा के साथ मिलकर के सरकार बना ली और आप इनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, इनको अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं। आपका प्रशासन उसको समर्थन कर रहा है। ये बात आला कमान को समझ में आ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे के साथ लंच की तस्वीर को सार्वजनिक किया। आपको मालूम है कि कोई भी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ कोई खिंचवाए वो तब तक सार्वजनिक नहीं हो सकती जब तक कि प्रधानमंत्री की उसमें सहमति ना हो। तो ये तस्वीर सार्वजनिक हुई, तस्वीर सामने आई। मिलने वाले के ऊपर ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि आप इस तस्वीर को बाहर में लीक करेंगे या नहीं करेंगे। मिलने वाले को भी हिदायत दे दी जाती है कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी तस्वीर है वो आप बाहर नहीं दिखा सकते या किनको दिखाना है, ये पहले से तय हो जाता है। ये एक प्रोटोकॉल है। तो ये तस्वीर जब सार्वजनिक हुई तो सीधा संदेश गया माननीय देवेंद्र फडणवीस को, इधर उधर मत कीजिए। साफ साफ कहा जा रहा है। पुणे से आपको गृह मंत्री ने कहा और यहां से प्रधानमंत्री ने। और खबर तो यह है मित्रों कि उस लंच के बाद साफ कह दिया गया देवेंद्र फडणवीस को कि आप ये गलती मत कीजिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन चैनल में आकर के माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनसे हमको गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। अब कहां कहते, कोई पत्रकार कहीं पर आते जाते अगर पूछ देते तो बात नहीं बनती ना। तो ऐसे चैनल में चला जाए जिसको प्रधानमंत्री देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या उनकी बात का कोई वैल्यू है, वो माने हुए भाजपा समर्थित पत्रकार भी हैं, तो उनके चैनल में जाकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उद्धव ठाकरे से अलायंस का कोई सवाल नहीं उठता है और हम क्यों लेंगे उनको, क्या जरूरत है। और प्रधानमंत्री और
अमित शाह जी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जब एकनाथ शिंदे मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सहयोग कर रहे हैं, 7 एमपी हैं उनके पास, और ये 7 एमपी आमने सामने की टक्कर में उद्धव को हरा करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उद्धव को न सिर्फ उन्होंने धूल चटाया, बल्कि मिट्टी में मिला दिया। जो लगातार उद्धव बार्गेन कर रहा था मोदी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, और खुद को हिंदू हृदय सम्राट स्थापित करना चाहता था, वो एकाएक अपीजमेंट की धारा में जाकर के बैठ जाएं और विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर के सरकार बनाएं, उसमें मुख्यमंत्री भी रहें, ये किसको गवारा होगा? और इसीलिए आप याद कीजिए वाजपेयी जी का वो कथन, जब उन्होंने कहा था कि हमने अपनी पार्टी के साथ कभी ऐसा नहीं किया जिस प्रकार से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी 1978 में। तो भारतीय जनता पार्टी से टूट करके कोई सरकार बना ले किसी के साथ, ऐसा तो बहुत देखने को मिला नहीं। लेकिन जो विचारधारा की कैडर बेस्ड पार्टी होने का दंभ भरती हो, वो पार्टी अपने पूरे कैडर के विचार को तिरस्कार करके, उसकी तिलांजलि दे करके अपोजिशन के साथ जाकर के हाथ मिला ले और सरकार बना ले, मतलब जनता के भी मैंडेट को धोखा दे। ये दो ही लोग हुए हैं ऐसे, एक उद्धव ठाकरे और दूसरे नीतीश कुमार। जब इनके साथ रहते हैं तो इनके साथ मिलकर के जनता का मैंडेट लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ मिलकर के जनता का मैंडेट लेते हैं, और फिर जिनके साथ लेते रहते हैं उनको धोखा देकर के दूसरे के साथ चले, मतलब जिनके खिलाफ मैंडेट लेके आते हैं उनके साथ चले जाते हैं। ये दो ही शख्सियत है, एक नीतीश कुमार हैं और एक वर्तमान में, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, उनका जिक्र करना यहां जरूरी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और ये दोनों, खैर नीतीश कुमार को तो खैर देर से बात समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई, और अब उनको लग गया कि अब मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी मैं पलटूराम हो चुका हूं, अब ज्यादा पलटने की उनमें कोई क्षमता भी नहीं बची थी, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन दोनों का इतिहास इसी तरह का है, पूरी एरी चोटी का जोर लगा लिया इस दोनों बाप बेटे ने, किसी प्रकार से आदित्य ठाकरे को बचा लिया जाए और उसके लिए जो कुछ भी समझौता हो करें, और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दें। पूरी कोशिश की, और यह चाल फडणवीस की बहुत गंदी चाल है, बहुत गंदी चाल है, घटिया चाल जिसे मैं कहता हूं राजनीतिक रूप से। यह ठीक बात नहीं है। आप उनसे उनसे संबंध बनाइए, वो कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको बताइए कि भाई मैं बड़ी पार्टी का नेता हूं, मेरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्वाभाविक हक है। फिर भी आप बार बार उनको अगर साधने की कोशिश करेंगे, और वो भी किसके साथ, तो उनके धुर दुश्मन के साथ, ऐसी राजनीति अब आज के दौर में चल नहीं पाती है, चलेगी नहीं, बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप अपने दुश्मन को दूध पिला रहे हैं और उसको लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, और यही काम आप टॉप टू बॉटम कर रहे हैं। टॉप डाउन आपका अप्रोच है, आपके प्रशासनिक अधिकारी नीचे में कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। शैलेंद्र नगरकर जैसा आदमी रिप्लाई फाइल कर रहा है, आपको कहना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई फाइल करे। जब अदालत ने कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई फाइल करे या मुंबई पुलिस कमिश्नर रिप्लाई फाइल करे, तो शैलेंद्र नगरकर क्यों कर रहा है? आप होम मिनिस्टर हैं, ये किससे पूछेगा सवाल? आप क्या समझते हैं कि पूरा देश बेवकूफ है, पूरी दुनिया बेवकूफ है? आपके इस छोटी सी चाल को समझ नहीं पा रही है पूरी दुनिया? सब समझ रही है। आपकी इस गंदी चाल को पूरी दुनिया समझ रही है, और आप क्युवाइट से ये अपेक्षा मत रखिए कि आप गलत पर गलत, गलत पर गलत, गलत पर गलत, गलत पर गलत करते जाएंगे और हम आपकी तारीफ करेंगे। आप जब अच्छा काम करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं, भरपूर सराहना करते हैं, लेकिन आप एक असहाय पिता को और दीवाल में साटने के लिए, एक बेटी के बाप को न्याय न देने के लिए हर तरह के अतिक्रमण में लगे हुए हैं आप। क्यों? क्योंकि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को आप बचाना चाहते हैं।
एक भ्रष्ट तंत्र को आप बचाना चाहते हैं। आपको लगता है कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और वो तो खुलेगा। आप अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए। अगर आपने सदन में कहा था कि किनारे पर घर मत बसा लेना, समंदर हूं लौट के आऊंगा, तो मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए। दिशा सुशांत का केस तो खुलेगा और गुनहगार जेल जाएंगे। और यह बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, गृह मंत्री के संज्ञान में है, और प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे देश को भरोसा है। मेरी जब भी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी व्यक्तिगत रूप से, मैं निश्चित रूप से इस पक्ष को उनके सामने रखूंगा। आप हल्के में मत लीजिए क्यूबाइव नेटवर्क को, मजबूती से इस पक्ष को उनके सामने रखूंगा और कहूंगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार वॉलीबॉल खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, कॉर्क को इधर से उधर, उधर से इधर कर रही है। दिशा और सुशांत के केस में आप पारदर्शी नहीं हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और आप केंद्रीय नेतृत्व को भी गुमराह कर रहे हैं। ये कहूंगा, अब भी आपके पास वक्त है। इस मुद्दे पर, कम से कम इस मुद्दे पर मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं। इस मुद्दे पर आप पारदर्शी जांच करवाइए। एक गरीब पिता की बात को सुनिए, आर्थिक रूप से बेहद परेशान है। उनको एक तो आपको आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए था। वकील साहब जो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए था। आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और आपको मैं बेहतर प्रशासक मान लूं। आपके नेता इस मुद्दे पर राजनीति करके पॉलिटिकल लाभ उठा ले रहे हैं। उनको डरा करके, उनको बाप बेटे को डरा करके सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं दे रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप हमसे 1-2 साल ही बड़े होंगे, या हो सकता है समकक्ष ही होंगे। तो सार्वजनिक जीवन में आप राजनीति में आ गए तो आप बहुत चतुर सुजान हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि वो काम मत कीजिए जिससे आपके आलाकमान भी नाराज हैं। और अब आपको आलाकमान ने साफ-साफ चेतावनी दे दिया है कि इस तरह के कृत्य से बाज आइए और पारदर्शी प्रशासन को रखिए। जहां अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आज 15 अगस्त को हमारी बात सुनेंगे और न्याय दिलाने की दिशा में कुछ ना कुछ अपने तरफ से काम करेंगे। आप चाहेंगे तो न्याय मिल सकता है। देश को आपके ऊपर भरोसा हो सकता है। करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, सुशांत और दिशा के चाहने वाले। उनको न्याय दीजिए। 15 अगस्त को हमारी आपसे यही अपील है। थोड़ी देर बाद मित्रों, 3 बजे, आज प्रधानमंत्री ने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।